यूपी के सहारनपुर में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुशीनगर में जहरीली शराब से 10 लोग जान गंवा चुके हैं। कई लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले 2 थानेदारों समेत 10 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। उससे संबंधित जो हमारे इंस्पेक्टर या जो हमारे सिपाही और हमारा जिला आबकारी अधिकारी, जिनको अभी जल्दी हम लोग ने निलंबित भी किया उसी में, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हरकत में आने के बाद प्रशासन ने भी सहारनपुर और कुशीनगर के आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। आज हमने जिला आबकारी अधिकारी जो हैं दोनों जिलों के, उनको सस्पेंड कर दिया है। थानाध्यक्ष दोनों सस्पेंड हो गए हैं। उनके नीचे के चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर्स हों चाहे पुलिस इंस्पेक्टर्स हों, वो भी सस्पेंड हुए हैं। सीओज के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, तो बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें एफआईआर जो है उसमें हमने ये कहा है कि 60 का एक्साइज एक्ट, उसमें इस प्रकार के लोग जो इन्वॉल्व हैं हुश ट्रेजिडी में, उनको फांसी की सजा तक है। अखिलेश यादव ने जहरीली शराब से लोगों की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। सरकार को सब पता है कि कौन ऐसी शराब बना रहा है, इतना शराब का काम चल रहा है। उसके लिए जिम्मेदार कोई दल, कोई पार्टी नहीं हो सकती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के लोग ही उसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं। लोगों की मौत के बाद शराब माफियाओं की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में भी जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत हो गई है। रुड़की के झबरेड़ा इलाके में कई गांवों के लोगों ने जहरीली शराब पी थी, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब से कई लोग अभी भी बीमार हैं। प्रशासन ने आबकारी निरीक्षक समेत 13 कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई है, जो 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। कई पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। त्रिवेंद्र सरकार ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह ये जो अवैध शराब के कारोबार जो लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार ने सख्त कदम पहले भी उठाया है और उस क्षेत्र के तमाम अधिकारी, चाहे पुलिस के अधिकारी थे, एक्साइज के अधिकारी थे, उनको हमने उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की है। और आगे हमारी सरकार ऐसे तमाम जो इस तरह के अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, जहर समाज में परोस रहे हैं, उससे लोगों की मौत हो रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त कदम उठाएगी। रुड़की में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद आबकारी विभाग अलर्ट हो गया है। आबकारी विभाग ने रुद्रपुर में कई अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ा और कच्ची शराब बरामद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर होंगे। गुवाहाटी, ईटानगर और अगरतला में कई प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे। पीएम मोदी ईटानगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, सेला टनल और नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा दूरदर्शन के अरुण प्रभा चैनल की शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी गर्जी और बिलोनिया रेल लाइन की भी शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी गुवाहाटी में भी कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। गुवाहाटी में पीएम एम्स, ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल की आधारशिला रखेंगे। नेशनल गैस ग्रिड से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा तिसुखिया में मॉड्यूलर गैस प्रोसेसिंग प्लांट का भी उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं। इसके बाद पीएम मोदी अगरतला जाएंगे। अगरतला में पीएम मोदी त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए टीचिंग ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट पर महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री तो दीदी हैं, लेकिन दादागिरी कोई और कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों को सिंडिकेट के हवाले कर दिया है। जलपाईगुड़ी की रैली में पीएम ने आरोप लगाया कि दीदी गरीबों को लूटने वालों के साथ खड़ी हैं। कितनी भी संख्या में आकर धरना दे दे, गरीबों को लूटने वालों का पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में विकास के लिए 3T का फॉर्मूला भी दिया। पश्चिम बंगाल की सरकार ने माटी को बदनाम कर दिया है। ये पूरा उत्तर बंगाल 3T के लिए, 3T के लिए फेमस है। टी, टिम्बर और टूरिज्म, इन तीनों को ही बेरुखी का शिकार होना पड़ा है। जलपाईगुड़ी से पहले प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी रैली की। महागठबंधन पर पीएम ने कहा कि मोदी को गाली देना महामिलावट में आने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया। जवाब में ममता बनर्जी ने भी पीएम पर पलटवार करने में देर नहीं की।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो महागठबंधन से डर गए हैं। पीएम की रैली के फौरन बाद ममता बनर्जी ने आरबीआई और सीबीआई का जिक्र करते हुए सवाल खड़े किए। ट्रिपल तलाक बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को राजीव गांधी की याद दिलाते हुए कहा कि ट्रिपल तलाक कानून को खत्म करने का वादा कर कांग्रेस ने शाहबानो केस वाली गलती दोहराई है। राजीव गांधी के समय शाहबानो केस में कांग्रेस ने जो गलती की थी, अब वही गुनाह उसने कर दिया है। वो भूल गई है कि 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को कितने बुरे दौर से गुजरना होता है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक सम्मेलन में ऐलान किया था कि वो सत्ता में आई तो ट्रिपल तलाक कानून खत्म करेगी। कांग्रेस के माइनॉरिटी मोर्चे के अध्यक्ष में वहां की महिला मोर्चा की अध्यक्षा ने कहा, हम आएंगे तो ट्रिपल तलाक फिर से ला देंगे। अब आप सपने देखते रहिए, ना आपको आना है ना ट्रिपल तलाक को फिर से आना। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी ब्लॉग लिखकर कांग्रेस से पूछा कि उसके लिए वोट ज्यादा जरूरी है या मानवता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज 3 राज्यों में बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी 2019 के चुनाव में उतर चुकी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने देश के कोने कोने में रैलियां करना शुरू कर दिया है। आज अमित शाह महाराष्ट्र के पुणे, गोवा और उत्तराखंड में लोगों को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दोपहर 12 बजे पुणे में लोगों को संबोधित करेंगे। पुणे के गणेश कला क्रीड़ा केंद्र स्वर गेट में शक्ति केंद्र सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं शाम 5:30 बजे अमित शाह गोवा में अटल बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के बूथ कार्यकर्ताओं के लिए भी कार्यक्रम है। रॉबर्ट वाड्रा आज फिर से ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी अभी तक उनसे करीब 15 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 दिन की पूछताछ के बाद आज फिर प्रवर्तन निदेशालय सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगा। ईडी 6 और 7 फरवरी को भी वाड्रा से पूछताछ कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय रक्षा सौदों से मिले पैसे से कथित अवैध संपत्ति खरीद मामले में उनसे सवाल जवाब कर रही है। इसके अलावा 12 फरवरी को रॉबर्ट वाड्रा राजस्थान में जमीन घोटाले के मामले में जयपुर में ईडी के सामने पेश होंगे। सूत्रों के मुताबिक कुलायत इलाके में 275 बीघा जमीन खरीद के मामले से जुड़े 55 सवाल ईडी ने तैयार किए हैं। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से 5 घंटे पूछताछ की गई। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से 5 घंटे पूछताछ की। चिदम्बरम दिल्ली में ईडी के दफ्तर से शुक्रवार को शाम 5 बजे बाहर निकले। ईडी ने 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपए विदेशी धन हासिल करने में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB की मंजूरी देने के मामले में पी चिदम्बरम के बयान रिकॉर्ड किए। पी चिदम्बरम के बयानों को उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के बयानों से मिलान किया गया। 2007 में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। आरोप है कि आईएनएक्स को FIPB मंजूरी दिलाने में कार्ति चिदम्बरम ने उनके प्रभाव का इस्तेमाल किया था और उसके एवज में रिश्वत ली थी। इस मामले में कार्ति चिदम्बरम से भी ईडी ने गुरुवार को पूछताछ की थी। कल पी चिदम्बरम की किताब अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया भी लॉन्च की गई, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे। शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से आज पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए राजीव कुमार कल शिलांग पहुंचे। राजीव कुमार पर शारदा घोटाले की जांच के दौरान सबूत को नष्ट करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजीव कुमार आज सीबीआई के सवालों का सामना करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इससे पहले सीबीआई की टीम 2 फरवरी को राजीव कुमार से पूछताछ के लिए कोलकाता में उनके घर गई थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को ही हिरासत में ले लिया। ममता बनर्जी भी राजीव कुमार के समर्थन में आ गई और मंत्रिमंडल के साथ धरना शुरू कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। केंद्र और ममता की लड़ाई में अब सीबीआई अधिकारियों पर छापेमारी की जा रही है। सीबीआई के पूर्व अंतरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव की पत्नी से जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीबीआई के अंतरिम निदेशक रहे नागेश्वर राव की पत्नी से जुड़े एक केस में कोलकाता पुलिस ने छापा मारा है। कोलकाता में AMPL यानी एंजेला मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के दफ्तर पर छापा पड़ा है। इस कंपनी में नागेश्वर राव की पत्नी M संध्या के शेयर हैं।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागेश्वर राव की पत्नी एम संध्या ने AMPL से 2011 में 25 लाख रुपए उधार लिए थे और फिर 2012 से 2014 के बीच एम संध्या ने इस कंपनी को 1 करोड़ 14 लाख का लोन दिया था। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस को AMPL के दफ्तर से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चलता है कि 2013 से 2014 और 2015 से 2016 के बीच नागेश्वर राव की बेटी को कंपनी से 14 लाख रुपए तनख्वाह के तौर पर दिए गए हैं। कोलकाता पुलिस इसी लेन देन की जांच कर रही है। वहीं मायावती सरकार में हुई फिजूल खर्ची को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती की मुख्यमंत्री रहते मूर्तियों पर खर्च किया गया पैसा लौटाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के मुख्यमंत्री रहते बनवाए गए स्मारकों और मूर्तियों का पैसा वापस लौटाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि मायावती को जनता का पैसा लौटाना होगा क्योंकि मूर्तियों के निर्माण से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। उनका डिफेंस एक यही है कि ये स्टेट ने असेंबली में पास करा के खर्च किया गया है और हम लोगों का कहना है कि असेंबली में जरूरी नहीं है कि कुछ भी आप पास करा के कर लें। मूर्तियों पर जनता के पैसे खर्च होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2009 में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा संदेश दिया है, देश में महापुरुषों की मूर्तियां लगें लेकिन उनके नामों पर पैसे की बर्बादी और भ्रष्टाचार हो, ये स्वीकार देश नहीं कर सकता। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की आग लग गई है। गुर्जर समाज आरक्षण की मांग को लेकर सड़क और रेलवे ट्रैक पर उतर आया है। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर एक बार फिर आंदोलन पर उतर आए हैं। आंदोलन कर रहे गुर्जर समाज के लोग सवाई माधोपुर में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। गुर्जर आंदोलन की वजह से कोटा से गुजरने वाली 15 ट्रेनों का रूट बदला गया। जयपुर आगरा हाईवे को रोकने की कोशिश की गई। गुर्जरों ने जयपुर को जोड़ने वाले सभी रास्तों को बंद करने की चेतावनी दी है। 5% आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जरों ने आरक्षण मिलने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरा प्रदेश प्रभावित रहेगा। चारों पांचों जो हाईवे हैं वो रुकेंगे, रेलवे रुकेगी। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों से बातचीत के लिए कमेटी बनाई है। सीएम अशोक गहलोत ने गुर्जरों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। भारतीय संस्कृति को समझने और जानने के सबसे बड़े मंच अर्थ का दिल्ली में शुभारंभ हो गया। 3 दिन तक चलने वाले अर्थ कल्चर फेस्टिवल में युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, कला, इतिहास, रीति रिवाज से कनेक्ट करने की कोशिश होगी। दिल्ली में शुक्रवार से मेगा सांस्कृतिक उत्सव अर्थ शुरू हो गया। भारतीय विचारधारा और दर्शन पर आधारित इस सांस्कृतिक महोत्सव में देश और दुनिया के 250 से ज्यादा लेखक, विद्वान, कलाकार और राजनेता शामिल हो रहे हैं। धर्म बदल जाता हो, जाति बदल जाती हो, खान पान बदल जाता हो, वेशभूषा बदल जाती हो, बोलचाली बदल जाती हो, तो ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सा वो ग्लू है जो इस 132 करोड़ देशवासियों को एक बांधे हुए है? भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जी नेटवर्क की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय समारोह में राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने कहा कि इंसान का व्यक्तित्व ही उसका धर्म है। We will have to first all understand what is dharma. Dharma is not Hindu dharma. Dharma is not Christian or Muslim or this or this. Dharma is your nature. Your nature of a human being is the dharma. फेस्टिवल की संस्थापक श्रेयसी गोयनका ने कहा कि युवाओं के लिए भारत को समझने का ये बेहतरीन मौका है। Idea was to bring it back into the social conscience of the youth कि there is a lot to know about your own country. जो अपने rituals हैं, traditions हैं, sciences की जो इतने ग्रंथ लिखे हुए हैं, music, I mean even entertainment, if you look at it broadly, that which is music and dance के खुद के ग्रंथ हैं।